Hey guys, this is CA Rupal Jain making taxation easy for you और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे डे 43 पार्ट 3 ऑफ डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, वही डिडक्शन जो जीटीआई से माइनस करके टोटल इनकम निकाली जाती है। जी हाँ, वह हम वही डिडक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिडक्शन के अंदर हमने बहुत सारी सीरीज जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो कौन कौन सी सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है? तो हमने कर लिया है ATC, देन वी हैव डन ATCCC जो कि पेंशन फंड है LIC का, फिर ATCCD1 जो कि है आपका पेंशन फंड टू NPS एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, फिर है ATCCD है ये, ATCCD सबसेक्शन 1, CCD सबसेक्शन 1B दैट इज एडिशनल डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, फिर है आपका ATCCD सबसेक्शन 2 और लास्ट वाला है आपका ATCCH। ठीक है, उसके बाद जो हमने नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट की थी बेटा वो थी किसकी? ATD। डी किसके लिए? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। फिर है ATDD दैट इज योर डिसेबल्ड डिपेंडेंट, फिर है ATDDB दैट इज योर डिसीज रिडक्शन बेनिफिट और लास्ट है आपका ATU। ठीक है, तो पहले हमने क्या कंप्लीट किया है? तो सी वाली सीरीज जो है वो कंप्लीट की है, फिर हमने जो हेल्थ केयर वाली जो सीरीज है वो वाली कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे किससे? तो ATE जो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट है वो, फिर ATEE दैट इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, फिर ATEEA दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन और ATEEB। ठीक है, तो ये जो 4 सेक्शन है ना बेटा वो बहुत ही ज्यादा इजी सेक्शंस है और सब जो है वो किससे डील करती है? इंटरेस्ट से डील करती है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या? ATE। तो E का फुल फॉर्म क्या रखा है? एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। ठीक है, कि एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, और एक्चुअल में ATE जो है वो वही है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। ठीक है, फॉर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड दोनों चलेगा। फिर ATEE, तो EE से अपन लोगों ने क्या नाम रखा है? तो EE से अपन लोगों ने नाम रखा है एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी, एक्स्ट्रा एलिजिबल इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा एलिजिबल इंटरेस्ट। तो ये भी किस चीज का है बेटा? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो पहले अपन कहा लेते हैं 24B में रिडक्शन लेते हैं इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की, फिर जो बच जाता है उसकी रिडक्शन कहाँ लेते हैं? ATEE के अंदर, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? ATEEA की। ठीक है, तो यहां पर इसका फुल फॉर्म रखा है एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी एडवांटेज, एलिजिबल एडवांटेज। ठीक है, और ये भी किसके लिए है? तो ये भी जो है वो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के लिए है। तो मैम ये भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के लिए है और ये भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के लिए। जी हाँ, ये जो है ना, अगर आपने लोन जो है वो 16-17 के बीच लिया है, ठीक है, 1/4/2016 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच लिया है, या तो आपने 2019 से लेके 2022 के बीच में लोन लिया है, तो आपको डिडक्शन यहाँ मिलेगी। तो 16-17 के बीच में अगर लोन सैंक्शन हो गया है तो आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी, और लोन सैंक्शन हुआ है 19 से 22 के बीच में तो आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ई का मतलब है एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, ई का मतलब है एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट, कि पहले कहाँ मिलेगा? 24B में मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। फिर EEA भी क्या है? एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी एडवांटेज, तो पहले कहाँ मिलेगा? 24B में मिलेगा, उसके बाद कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। और ये है किसके लिए? दोनों SOP के लिए, क्योंकि LOP का तो पूरा वहां मिल जाता है ना,
लिमिट किस में लगाई गई है सर? एसओपी में लगाई गई है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा किस में मिलेगा? एसओपी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईईए। 80 ईईबी। ईईबी किसका है? इंटरेस्ट ऑन ईवी लोन। ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन ईवी लोन, तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन ईवी लोन। नहीं, ये है आपका इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बेनिफिट। इंटरेस्ट ऑन ईवी लोन, कि अगर आपने ईवी लोन दिया और उसका इंटरेस्ट अगर आप पटा रहे हो तो आपको रिडक्शन मिलेगी कहां पर? ईईबी में। और ईईबी का फुल फॉर्म क्या है? इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बेनिफिट। क्योंकि जो ईवी व्हीकल होती है वो क्या होती है? इको फ्रेंडली, तो इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बेनिफिट। ठीक है, और यहां पर आपने लोन लिया है 2019 से लेके 2023 के बीच में। ठीक है, 2019 से लेके 2023 के बीच में आपने लिया हुआ है। तो ये हमारे 4 सेक्शंस है। एटीई मतलब एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, एटीईई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट फॉर एसओपी 16-17 के बीच लोन लिया हुआ है, ईईए एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी एडवांटेज फॉर हाउसिंग लोन 19-20 के बीच में लिया हुआ है, और ईईबी इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बेनिफिट, इको फ्रेंडली जो व्हीकल है आपका उसका जो लोन है उसका इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउ कम टू योर टेक्स्ट बुक, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शंस, कि जो आपने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहला क्या है सर? सबसे पहला है एटीई इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। नो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कोई लिमिट है क्या? नहीं। डिडक्शन आपको कब तक मिलेगी? तो 8 साल तक मिलेगी। ठीक है, तो 8 साल तक आपको डिडक्शन जो है सर वो मिलने वाली है, जब से आप क्या करोगे? इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करोगे। 8 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, for 8 financial year from the year assessee starts paying the interest, कि जब से असेसी इंटरेस्ट पे करना चालू करता है उससे आपको 8 साल तक रिडक्शन मिल जाएगी। एजुकेशन लोन में कई बार क्या होता है कि पहले अब आपका एजुकेशन कंप्लीट कर लो, आपकी जॉब लग जाए, उसके बाद जो है आपको इसको रीपे करना होता है। ठीक है, अब की कंडीशंस क्या बोलता है? लोन फॉर एजुकेशन इन इंडिया आउटसाइड इंडिया सेल्फ और स्पाउस। ठीक है, तो यहां पर आपका लोन फॉर एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए आपने इंडिया में लोन लिया चाहे इंडिया के बाहर लोन लिया, आपको दोनों तरफ से डिडक्शन मिल जाएगी। फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड लीगल गार्जियन, चिल्ड्रन और लीगल गार्जियन सबके लिए जो डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एटीडबल दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितने की मिलेगी? 50,000। बिटवीन, लोन कब लिया हुआ है? तो लोन इज टेकन बिटवीन, लोन इज टेकन बिटवीन 1/4/2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में आपने लोन लिया हुआ है, जिसमें और कंडीशंस क्या है कि आपकी जो प्रॉपर्टी परचेज प्राइस है वो क्या है? अप टू 50 लाख है। लोन अमाउंट जो है वो मैक्सिमम कितना है? 35 लाख है। और फर्स्ट यूटिलाइज अंडर सेक्शन 24B, कि आपको पहले जो है वो कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए? तो 24B में यूटिलाइज करना चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपको 80EE में देना चाहिए। तो कंडीशन क्या है आपकी कि प्रॉपर्टी का जो प्राइस है अप टू 50 लाख होना चाहिए, और लोन अमाउंट जो है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 35 लाख होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके लिए? 80EE के लिए। फिर नेक्स्ट 80EEA इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड पीरियड, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी एक्सटेंड हुआ है और पीरियड भी एक्सटेंड हो गया है। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है कितना सर? 1.5 लाख तक, और बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 19 से लेके 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 45 लाख तक होगी। और आपको फर्स्ट यूटिलाइज करना है कहां पर? तो फर्स्ट आपको रिडक्शन लेनी 24B में, उसके बाद फिर यहाँ पर लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको बोल रहा है परचेस प्राइस 50 लाख और लोन 35 लाख। यहाँ पर बोल रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो 45 लाख तक होनी चाहिए। ठीक है, फिर 80 ईवी लोन का इंटरेस्ट कितना मिलेगा रिडक्शन, मैक्सिमम 1.5 लाख। 19 से 23 के बीच में आपने क्या लिया है, लोन ले लिया है। नेक्स्ट, रिडक्शन इज नॉट अलाउड इफ इंटरेस्ट इज क्लेम्ड अंडर पीजीबीपी फॉर बिजनेस पर्पस, लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। लोन आप कहां से ले रहे हो, तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंक्लूडिंग एनबीएफसी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये सब का नाम हमने बहुत ही अच्छा कंपैरेटिव टेबल बनाया है किसके अंदर, चार्ट बुक के अंदर। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोग को यहां से जो है वो क्या करना चाहती हूँ, इसको रिवाइज कराना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्या है, 80E इधर है, फिर ईई, ईईए और ईईबी को क्या किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है। तो क्या बोलते हैं सर, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर आप अब्रॉड के लिए भी लोन ले रहे हो तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबल असेसी कौन है आपका, इंडिविजुअल। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, इंटरेस्ट फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच असेसी स्टार्ट्स पेइंग द इंटरेस्ट, जिस साल से वो इंटरेस्ट पे करना शुरू कर देता है। लोन इज अलाउड फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड लीगल गार्जियन ऑफ एनी पर्सन। तो लोन जो है आपका अलाउड है, तो आप सेल्फ के लिए भी ले सकते हो, स्पाउस के लिए ले सकते हो, चिल्ड्रन के लिए ले सकते हो, लीगल गार्जियन के लिए ले सकते हो। यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, फिर आ जाओ किसमें, 80EE में। तो लोन जो है एप्लीकेबिलिटी, ये क्या है, इंडिविजुअल। लोन 16-17 के बीच लिया गया है। बैंक, हाँ, लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन लिया कहां से गया है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया है। इंटरेस्ट कितना अलाउड है, 50,000। उसके अलावा एडिशनल कंडीशंस जो है वो क्या है, तो ये लोन इज सैंक्शन बिटवीन, ये ऐसा है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरेस्ट अलाउड। ठीक है, उसके बाद अदर कंडीशन, परचेस प्राइस अप टू 50 लाख होना चाहिए, लोन अमाउंट अप टू 35 लाख होना चाहिए, असेसी शुड नॉट ओन एनी हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, कि असेसी जो है वो कोई और हाउस प्रॉपर्टी ओन नहीं करना चाहिए ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। फर्स्ट डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट शैल बी टेकन अंडर सेक्शन 24B एंड रिमेनिंग हियर। ठीक है, कि आपको पहले डिडक्शन कहाँ लेनी, 24B में लेनी है, और फिर बची हुई डिडक्शन जो है वो यहाँ पर लेनी है। तो इसको ओपन कर लेते, ये अब अगर मैं 80EE, EEA और EEB को कंपेयर करूं, तो एलिजिबल असेसी यहां पर भी इंडिविजुअल है, यहां पर भी इंडिविजुअल है और यहां पर भी इंडिविजुअल है। लोन यहां पर लिया गया है 16-17 के बीच में, 19-22 के बीच में और 19 से लेकर 23 के बीच में। 16-17, 19 से 22 और 19 से 23। लोन कहां से लिया जाना चाहिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और फाइनेंशियल इंक्लूडिंग एनबीएफसी। अगर आप एनबीएफसी में लोन लोगे और यहां पर फॉल करोगे तो क्या आपको रिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर डिडक्शन कितना है, यहाँ पर 50,000, यहाँ पर 1.5 लाख और यहाँ पर भी 1.5 लाख। तो यहाँ पर 50,000 है, यहाँ 1.5 लाख है, यहाँ 1.5 लाख है। उसके बाद नेक्स्ट, परचेज प्राइस 50 लाख, लोन अमाउंट 35 लाख, और उस टाइम पे आपको कोई और घर ओन नहीं करना चाहिए, तभी आपको रिडक्शन मिलेगी अदर देन दिस हाउस। एसडीवी ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी 45 लाख। असेसी शुड नॉट ओन एनी हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, कि जिस दिन सैंक्शन कर रहा है उस दिन कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करनी चाहिए। और सेम बोला है, पहले 24B में रिडक्शन लो, बची रिडक्शन जो है वो यहाँ पर ले लो। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। डिफरेंस क्या है, 50,000, 1.5 लाख, 1.5 लाख, और मेन एंड लिया कहां से गया है, बैंक एफआई, बैंक एफआई, बैंक एफआई एंड एनबीएफसी। दिस इज व्हाट योर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आ जाते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगर आप देखोगे अपने बुक के ऊपर, तो यहाँ पर ईईए में 13 और ईईबी में जो क्वेश्चन है 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो हम लोग को करने हैं।
मिस्टर ए Mr. A purchased a residential house property for self-occupation at a cost of 45 lakhs on 1 जून 2021। सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए 45 लाख और 1 जून 2021 को, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ 40 लाख फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट 10% पर annum, ठीक है। अब इसमें लिए हैं 1 जून 2021 को लिए है, मतलब ये लोन जो है वो किसके बीच में सैंक्शन हो गया, 19 से 22 के बीच में। तो ईईए एप्लीकेबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैक्सिमम कितना मिलता है, 1.5 लाख रुपए की रिडक्शन मिलती है। बट इसकी कंडीशन क्या है, तो इसकी कंडीशन ये है कि आपका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो कब कितना होना चाहिए, 45 लाख तक होना चाहिए। अब इसकी कॉस्ट है 45 लाख, लोन इसने लिया है 40 लाख का ऑन द सेम डेट। दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 45 लाख, ठीक है, एक कंडीशन और सेटिस्फाई हो गया। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, कितना रिडक्शन मिलेगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, assuming that the entire loan was outstanding as on 31 मार्च 2026, कि पूरा का पूरा लोन जो है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 26 को। ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी, ये भी एक कंडीशन है कि असेसी ये वाली प्रॉपर्टी के अलावा और कोई प्रॉपर्टी उस टाइम पे ओन नहीं कर रहा है। इफ हैज एक्साइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइडेड इन सेक्शन 115 बीएसी। तो अल्टीमेटली आपको निकालने क्या बोला है, एलिजिबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ आप, तो यहां पर अपन आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13, पेज नंबर है आपका 73। एलिजिबल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 EE ए। सी, अब मैं वापस से मुझे लिख रही हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एलिजिबल अंडर 80 EE, आपको पता है कि स्टार्ट आपको वहीं से करना है, ठीक है। अब है आपका लोन अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। तो आपका लोन अमाउंट कितना है, 40 लाख इंटू 10% इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 लाख, है ना। 4 लाख का आपका वो हो गया। अब 4 लाख का तो आपका इंटरेस्ट हो गया, माइनस डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24B। सी, आपने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की है कि आपने लोन 1999 के बाद लिया है, प्लस लोन जो है वो कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लिया, रिपेयर के लिए नहीं लिया है, और घर जो है 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे तो उसने घर जो है वो खरीदा है, तो वैसे भी उसकी कोई मतलब वो कंडीशन जो है वो नहीं लगेगी। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 लाख रुपए। तो 24B में हम 2 लाख रुपए माइनस करेंगे, ठीक है। फिर बचा कितना बैलेंस, 2 लाख रुपए। बट मैक्सिमम अलाउड इंटरेस्ट, मैक्सिमम अलाउड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 EEA, तो EEA में कितना अलाउ होगा, 1.5 लाख। तो आपको 1.5 लाख रुपए ही ER में अलाउ होगा और 50,000 जो है वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे में आप क्या लिखोगे, नोट। और नोट किसके बारे में लिखोगे, तो पहला आप नोट लिखोगे एलिजिबिलिटी ऑफ 80 EEA, ठीक है। इसके बारे में आप पूरा इसका प्रोविजन लिख दोगे कि क्या बोलते हैं, लोन कब लिया है, तो लोन लिया है आपने 19 से 22 के बीच में लोन लिए तो चलेगा। मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट 1.5 लाख। SDV इज इक्वल्स टू 45 लाख। शुड नॉट ओन मोर देन वन हाउस, नॉट ओन
मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा घर ओन नहीं करना है। फर्स्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है। फिर नोट नंबर 2 क्या आएगा, तो आपका आएगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B, किसके लिए, एसओपी के लिए, 3 कंडीशंस, ठीक है। क्यों, अगर आप 2 लाख रुपए इंटरेस्ट की रिडक्शन लेते हो तो 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है वो, तो ये दोनों प्रोविजन जो है आपको लिखना पड़ेगा, तब जो है आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 30। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 40, पेज नंबर है 73। क्या बोलता है ये, एक्स एन इंडिविजुअल टेक्स अ लोन ऑफ 25 लाख ऑन अप्रैल 10 2022, ठीक है। तो 19 से लेके आपको 2023 के बीच में लोन लेना होता है, किसके लिए, क्या बोलते हैं, ईईबी के लिए। तो 2022 में लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम एसबीआई टू परचेज एन इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। द कार वॉज डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च 2025, मार्च 2025 में कार डिलीवर हुई। इंटरेस्ट लाइबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 इज 2,10,000। डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, his annual salary before standard deduction is 40,50,000. He has made an investment of 1,50,000 in PPF. Health insurance premium paid for himself through account paid check is 25,000. Also exercise the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC. ठीक है, तो यहां पर निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है सर आपको टोटल इनकम। अब यहां पर इसने कंट्रीब्यूट किया है पीपीएफ में, तो पीपीएफ में कितना मिलता है, एटीसी में 1.5 लाख रुपए, तो एटीसी में मैं रिडक्शन लूंगी कितने की, 1.5 लाख की। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है, ठीक है, और वो भी अकाउंट पे चेक के थ्रू, तो 80D में आपको मिलता है इंश्योरेंस प्रीमियम का 25,000, ठीक है। और 80E ई बी में मैक्सिमम कितना मिलता है, इंटरेस्ट 1.5 लाख का, और यहां पर कितना पेमेंट हुआ है, 2,10,000, लेकिन हमको कितना मिलेगा, 1.5 लाख, ठीक है। तो ये 3 डिडक्शन मिलेगी, और सैलरी जो है वो आपकी ग्रॉस सैलरी है, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी कितने की, 50K की। तो 50K माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 लाख। 40 लाख में से ये तीनों डिडक्शन माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल इनकम, ठीक है। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट योर टोटल इनकम, निकालना क्या है आपको, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, क्या नाम है भाई बंदे का, एक्स, फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, उसकी एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी, तो एनुअल सैलरी क्वेश्चन में दी गई है 40,50,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपकी 50,000, माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, एनुअल सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट योर टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी जीटीआई इज इक्वल्स टू व्हाट योर 40 लाख, ठीक है। टैक्सेबल सैलरी जीटीआई 40 लाख हो गया, फिर माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो सबसे पहले आपका 80C होगा, पेमेंट ऑफ पीपीएफ, पेमेंट ऑफ पीपीएफ कितना आ जाएगा, 1,50,000। फिर आपको 80D डॉक्टर्स केयर, उसमें आपको मिलेगा पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 25,000। फिर आपका है 80 ईईबी,
इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बेनिफिट, तो यहाँ पर है पेमेंट ऑफ ईवी लोन इंटरेस्ट। तो पेमेंट ऑफ ईवी लोन इंटरेस्ट कितना है, 1,50,000 माइनस कर दिए तो आपका आ जाएगा क्या, टोटल इनकम। ठीक है, तो इधर आप सबको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 40 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 25,000 माइनस 1.5 लाख इज इक्वल्स टू 36,75,000। 36,75,000। दिस इज वॉट योर टोटल इनकम इज। सी, कोई भी डिडक्शन का सेपरेट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा, तो यू जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि मैम इसका नोट कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो उसमें टाइम बर्बाद करने से बेटर है कि कॉन्सेप्ट समझो। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया और कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो एमसीक्यू भी हो जाएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व जो हो जाएंगे। किसके क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहली बात टोटल इनकम के जो क्वेश्चन है वो डिट्टो छपेंगे ही छपेंगे एग्जाम में। दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस छपेगा, कैपिटल गेन छपेगा, क्लबिंग और सेट ऑफ में से परमानेंट कोई ना कोई आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, जो पैन का जो प्रोविजन है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें, तो उसका एक प्रोविजन 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आता है। उसके अलावा इंटरेस्ट वगैरह का जो है वो थोड़ा बहुत वो वगैरह जो है वो आ सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट हो जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 15 में, क्या बोलता है ये, X is a businessman. He has taken a loan of 25 लाख on April 2022 from SBI to purchase an electric car. आई थिंक ये सेम है, इसको हम होमवर्क दे रहे हैं। 14 जो है वो 15, अभी हमें 15 किया क्या, एक सेकेंड, 14 किया हुआ है, 15 ठीक है। 15 जो है वो क्या है आप लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि वो एकदम सेम एज 14 है। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 16 विच इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्या बोलता है ये यहाँ पर कि इलस्ट्रेशन नंबर 16, यहाँ पर 4 लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। ठीक है, लोन लिया हुआ है 43 लाख, मैं एक एक का रीड कर रही हूँ फिर एक एक का देखेंगे। लोन लिया है 43 लाख, लोन प्रोवाइडर है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, लोन सैंक्शन डेट है, डिसबर्समेंट डेट है। पर्पस ऑफ लोन क्या है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। अब अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए लिया है और आपको लोन जो है वो सैंक्शन हुआ है 1 फरवरी 2022 को, मतलब आपका सैंक्शन हो चुका है 2019 से लेके 2022 के बीच में, तो आपका जो सेक्शन है वो क्या है, 80EEA है। ठीक है, कि 80EEA बोलता है कि आपका जो लोन है सैंक्शन होना चाहिए 19 से लेके 2022 के बीच में, तो 2022 के बीच में सैंक्शन हो चुका है। और जो आपका लोन अमाउंट है वो 35 लाख होना चाहिए और परचेस प्राइस जो है वो 50, नहीं, जो आपका लोन अमाउंट है वो 35 लाख होना चाहिए और परचेस प्राइस 50 लाख होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ लोन जो है वो 43 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपकी 45 लाख। सॉरी, चार्ट बुक में अपन गलत देख लिया, यहाँ पर आपको 45 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो घर की कितनी होनी चाहिए, 45 लाख होनी चाहिए। अपन ईईए की बात कर रहे हैं, ये ईई है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख होनी चाहिए। तो हमारा अमाउंट ऑफ लोन से कोई लेना देना नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी घर की 45 लाख है, हाँ है, तो 80 ईईए लग रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट नॉट एप्लीकेबल क्योंकि अपन घर खरीद रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 9%। Assessment year, previous year. All individual have opted out of default tax regime. No principal repayment made during previous year. कोई भी principal repayment नहीं हुआ है previous year में. Compute the amount of deduction allowable under Income Tax Act 1961 for each individual. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउबल कि कितना अमाउंट अलाउबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर ईच इंडिविजुअल, एंड ऑल लोन अमाउंट एंड प्रॉपर्टी वैल्यूज आर इन इंडियन रुपीज। ठीक है, कि जो जितना भी लोन अमाउंट है प्रॉपर्टी वैल्यू वो किस में, इंडियन रुपीज में है।
तो यहाँ पे पूछा है डिडक्शन अलाउबल पूरा इनकम टैक्स एक्ट में, कि पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कितनी डिडक्शन जो है वो मिलने वाली है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर लोन अमाउंट की, तो लोन अमाउंट कितना है बेटा, यहाँ पर लोन अमाउंट है आपका 43 लाख। 43 लाख इंटू 9% का रेट है, इंटू 1 ही है अपना, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 9% के हिसाब से, 43 लाख इंटू 9%, 3,87,000, 87 लाख। अब इसमें से 24B हाउसिंग लोन में कितना जाएगा, 2 लाख, तो बैलेंस कितना बचा 1.87 लाख, लेकिन मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड अप टू 1.5 लाख। ध्यान से समझना। अब ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर, क्या है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 16, पेज नंबर है आपका 73। अभी अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, मिस्टर ए के बारे में। मिस्टर ए के बारे में अपन बात कर रहे हैं, और यहां पर क्या है आपका मिस्टर ए के बारे में बात कर रहे हैं, और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट टोटल में कितना है अपना, तो 43 लैक्स है, इंटू 43 लैक्स इंटू 9% इज इक्वल्स टू 3,87,000 माइनस इंटरेस्ट अलाउड अंडर सेक्शन 24B इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 लाख रुपए। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1,87,000। ये हो गया माइनस इंटरेस्ट अलाउड इन 80EEA, मैक्सिमम कितना होगा 1.5 लाख या 1,50,000। तो टोटल इसको 24B में कितना मिला, 1.5 लाख, और EEA में कितना मिला 2 लाख, और EEA में कितना मिला है 1.5 लाख। ठीक है, नाउ कम टू योर क्वेश्चन बैंक। क्या बोलता है ये कि 45 लाख डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से इसने लोन लिया है, और 31 मार्च 22, और क्या लिया है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो क्या है 48 लाख है। सिंस आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 48 लाख है, तो क्या आपके में 80 EEA लगेगा, नहीं लगेगा, तो आपको सिर्फ 24B में ही रिडक्शन मिलेगा। तो आपका अमाउंट ऑफ लोन कितना है 45 लाख, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इज इक्वल्स टू 3,87,000, और माइनस 2 लाख किधर मिलेगा, तो माइनस 2 लाख मिलेगा आपको 24B में। उसके अलावा कोई रिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। उसके बाद मिस्टर सी का क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया हुआ है पर्सनल यूज के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ जाता है, EEB में जाता है। तो बाकी कंडीशन देख लेते हैं। 20 लाख का लोन है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी 22 में ले लिया है, वैसे भी 19 से लेके 23 तक चलेगा, इसमें तो 22 में ही ले लिया है, नॉट एप्लीकेबल। 22 लाख की उसकी गाड़ी है, 10% का रेट है, ठीक है। तो डायरेक्ट 20 लाख इंटू 10% कितना हो गया आपका 2 लाख, बट मिलेगा कितना आपको 1.5 लाख 80 EEB में, ठीक है। उसके बाद लास्ट यहां पर क्या है, 15 लाख का लोन है, लिया किससे बेटा, प्राइवेट कंपनी। EEB क्या बोलता है, बैंक चलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलेगा, एनबीएफसी भी चलेगा, बट प्राइवेट कंपनी चलेगी क्या, नहीं। तो क्या आपको रिडक्शन मिलेगी, नहीं, तो यहां पर आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो क्या आपको ए में रिडक्शन मिली, बिल्कुल मिली, और ए में तो पूरी मिल गई सर। कैसे पूरी मिल गई, तो 2 लाख रुपए आपको मिला 24B में, और बचा हुआ आपको क्या मिला, 2 लाख रुपए मिला 24B में, और 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए जो है वो आपको मिला है कहां पर, तो वो आपको मिला हुआ है EEA में। फिर क्या बोलते हैं, हाँ EEA में। फिर ये भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वाला था, तो इसमें आपको EEA में नहीं मिला, तो 2 लाख रुपए 24B में मिला। यहाँ सिर्फ EE में B में मिला है 1.5 लाख, और यहाँ पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिली है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, कंप्यूट डिडक्शन अलाउबल, तो आपको इंडिविजुअली सबका वो बताना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सबके बारे में डिटेल जो है वो बता देनी है। जैसे कि मिस्टर बी EEA
इंटरेस्ट मैं शॉर्ट में लिख रही हूं आपको समझाने के लिए, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन 24B, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B अलाउड। और ये भी कितना सेम है आपका, 43 लाख था, 45 लाख था, 45 लाख इंटू 9% इज इक्वल्स टू 4,05,000, 4,05,000 मैक्सिमम अलाउड इज इक्वल्स टू 2 लाख। फिर आ गया आपका मिस्टर सी, EEB इंटरेस्ट अलाउड, कि ई में आपको अलाउ हो जाएगा, तो 15 लाख का लोन है इस टू 15 लाख का 20 लाख का 20 लाख का लोन है, 20 लाख का लोन है इंटू 10% इज इक्वल्स टू 2 लाख मैक्सिमम अलाउड 1,50,000। ठीक है। अब मिस्टर डी, तो मिस्टर डी के केस में क्या है आपका, मिस्टर डी के केस में है हाँ EEB इंटरेस्ट नॉट अलाउड सिंस लोन टेकन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी से लोन लिया है ना, तो इसलिए अलाउ नहीं होगा। ठीक है, बस आपको इंडिविजुअली क्या करना है, सबके बारे में लिखना है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका 17, आओ सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या बोलता है, मिस्टर ए अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 37 ईयर्स gives the following information with respect to various loan taken by him from scheduled bank for various purposes। लोन कहाँ से लिया हुआ है, scheduled बैंक से लिया हुआ है। हाउसिंग लोन पर्टिकुलर्स, लोन अमाउंट है 36 लाख, लोन डेट है 15 मार्च 22, पर्पस परचेज ऑफ हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंस। तो EEA काम आएगा, क्यों, क्योंकि ये 19 से लेके 2022 के बीच में लोन लिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ हाउस 47 लाख, स्टैम्प ड्यूटी 42 लाख, तो SDV 45 लाख के अंदर है। प्रिंसिपल 1,25,000, इंटरेस्ट 365। दिस इज फर्स्ट एंड द ओनली रेसिडेंशियल हाउस ओन्ड बाय रे। You are required to compute a deduction available to Mr. Ray under various provisions of Income Tax Act 1961 as a maximum benefit assuming that is written। तो आपको क्या निकालना है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन जिससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो क्या हो सके, मिल सके। ठीक है, अब पहली बेनिफिट उसको कहां पर मिलेगा 24B में, और उसका इंटरेस्ट कितना है 365, लेकिन उसको मिलेगा कितना 2 लाख रुपए। फिर उसको मिलेगा 80C में, कितना मिलेगा 1,25,000, क्योंकि हाउसिंग रिपेमेंट वहीं पर मिलता है। 80C के बाद है 80EEA, और 80EA में आपको मिलेगा 365 में से 2 माइनस 165 बचा, जिसमें मिलेगा कितना 1,50,000 ओनली। ठीक है, तो ये डिडक्शन मिलेगी आपको फर्स्ट वाले केस में। फिर नेक्स्ट EV, अमाउंट ऑफ लोन 16 लाख, लोन डेट इतना, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर पर्सनल पर्पस, प्रिंसिपल 75,000, इंटरेस्ट 1,90,000, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी इन कैश 15,000। ये नहीं मिलेगा क्योंकि कैश में पेमेंट हुआ है। और यहाँ पर आपको मिलेगा 80EEB। तो EEB में कितनी डिडक्शन मिलती है, तो EEB में डिडक्शन मिलती है EEB में रिडक्शन मिलती है आपको 1,50,000। ठीक है, फिर ना अब हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है।
तो हमारा चार्ट बुक में हमारा पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 जो है वो हो चुका है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज व्हाट योर ATG, दैट इज योर डोनेशन। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं अपन और आ जाते हैं अपने सेक्शन दैट इज ATG, ATG है। ठीक है, तो ये है ATG, पहले ATG करेंगे बाद में बाकी सारी चीजें करेंगे। तो ATG इज फॉर व्हाट बेटा, गिविंग डोनेशन, गिविंग डोनेशन। ठीक है, डिपेंड ऑन दी कैटेगरी। तो यहां पर जो पहली कैटेगरी है वो है पार्ट ए अनलिमिटेड डिडक्शन। ठीक है, और दूसरा पार्ट है पार्ट बी लिमिटेड डिडक्शन। तो पहला है पार्ट ए, दैट इज उसमें आपको अनलिमिटेड डिडक्शन मिलेगी और पार्ट बी में मिलेगी लिमिटेड डिडक्शन। अब अनलिमिटेड में भी एक जगह अनलिमिटेड 50%, 100%, मतलब कि जितना अमाउंट आएगा इंटू 100%, मतलब जितना दिया है उतना पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर बात करें कि 50% डिडक्शन, मतलब कि जितना आपने अमाउंट दिया है उसका 50%। ठीक है, तो पार्ट ए जो है वो बहुत इजी है। अब पार्ट ए की लिस्ट को रीड करते हैं। तो ये आपका डोनेशन हो गया, डिपेंड्स ऑन कैटेगरी, 100%, 50%, लिमिटेड, अनलिमिटेड। एलिजिबल असेसी कौन है? ऑल असेसी। ठीक है, नेशनल डिफेंस फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड, पीएफ अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल कल्चर फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज एंड फंड फॉर आर्मी। तो अगर आप देखोगे ना, या तो नेशनल रहेगा, या तो पीएम रहेगा, या तो सीएम रहेगा। तो देश से रिलेटेड जितने भी फंड अगर आपको दिखेंगे तो आप किस में ले लोगे? 100% अनलिमिटेड डिडक्शन। ठीक है, जितना अमाउंट डोनेट किया है उतना पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। नो रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम, यहां पर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन बेस नहीं है। 50% किसके लिए? पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट, कि 50% लिमिटेड डिडक्शन सिर्फ एक ही में है, दैट इज पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। ठीक है, उसके बाद आ जाओ पार्ट बी, दैट इज योर लिमिटेड डिडक्शन, मैक्सिमम 10% ऑफ ATI, एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, तो आपको लिमिट कितनी है? तो लिमिट आपको है मैक्सिमम 10% ऑफ ATI। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं 100% में और कौन से लोग आते हैं 50% में? तो क्या बोलता है ये? डोनेशन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग को अगर आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको 100% मिलेगा। और डोनेशन बाय इंडियन कंपनी टू इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग और डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, इस दो जगह पे आपको रिडक्शन मिलेगी यहां पर। ठीक है, तो 100% रिडक्शन जो है वो क्या बात करता है? 100% बोलता है कि फैमिली प्लानिंग प्रमोशन और इंडियन ओलंपिक्स को अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो आपको 100% रिडक्शन मिल जाएगी। तो फैमिली प्लस इंडियन ओलंपिक्स। उसके बाद 50% में कौन है? कि अगर आपने डोनेशन लिया है, अगर आपने डोनेशन दिया है हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को, डोनेशन फॉर रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ टेम्पल, मॉस्क, चर्च एक्सेट्रा। ठीक है, कि आप रेनोवेशन और रिपेयर करा रहे हो टेम्पल, मॉस्क, चर्चेस का, तो और डोनेशन टू एनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन दे रहे हो किसी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को, या फिर डोनेशन ऑफ प्रमोटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। तो अगर आप दे रहे हो किसको? हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को, या फिर रेनोवेशन या रिपेयर करा रहे हो किसका? ट्रस्ट का, टेम्पल का, और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हो, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाउसिंग डेवलपमेंट है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेम्पल। तो हाउसिंग डेवलपमेंट, घर डेवलप करा रहे हो, टेम्पल डेवलप करा रहे हो, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हो, तो आपको कितना मिलेगा? 50% रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब 50% ये जो आपका लिमिट है, लिमिट कितना है? मैक्सिमम सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, अब adjusted total income is equals to GTI excluding income taxable at special rate minus all deduction except ATG, minus all deduction except ATG। फिर next, cash donation limit, reduction allowed only if cash donation is 2000, मतलब कि क्या हो? up to 2000। अगर आपका 2000 तक का डोनेशन है तो ये आपको डिडक्शन मिलेगी, 2000 से ऊपर आपको कैश नहीं देना है।
रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, डोनेशन मस्ट बी टू अ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, जो एटीजी में रजिस्टर्ड है उसी में आपको डिडक्शन मिलेगी। कंप्लाइज बाय डोनी, ठीक है, जिसको मिल रहा है। ट्रस्ट मस्ट फाइल द फॉर्म 10BD एंड इशू फॉर्म 10BE टू डोनर बाय 31st May ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। विदाउट फॉर्म 10BE नो डिडक्शन, अगर आपको 10BE नहीं मिला है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। डोनेशन थ्रू एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉय हो और आप एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूट करो और बल्क डोनेशन जा रहा है तो उस केस में एम्प्लॉयर जो है वो आपके नाम पे एक रिसीट इशू करेगा, उसके डिडक्शन आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको मेन जो यहाँ पर क्या याद रखना है कि 2000 तक का कैश डोनेशन अलाउड है और 2000 से ज्यादा कैश डोनेशन अलाउड नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन दैट इज 80G डोनेशन। क्या बोलता है ये बोलता है कि illustration number 18, compute total income of Mr. X from the following if all contribution and payments have been made through account pay check, ठीक है। सैलरी दी हुई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 80C, कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कोष 100% अनलिमिटेड, क्लीन गंगा फंड 100% अनलिमिटेड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज 100% अनलिमिटेड, नेशनल चिल्ड्रन फंड 100% अनलिमिटेड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 50% अनलिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट, डोनेशन टू अ ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, कि आप यहाँ पर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को दे रहे हो तो इसका नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, यहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी लिखा हुआ है। पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 100% बट लिमिटेड। उसके बाद फूड पैकेट गिवन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पुअर, तो बेटा फूड पैकेट गिवन है तो इसको रिडक्शन 80G में नहीं मिलती है, अगर आप कैश डोनेशन दोगे तो रिडक्शन मिलेगी। पेमेंट टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कितना है 25,000, तो अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आपको मिलेगा 50% लिमिटेड रिडक्शन, ठीक है। हियर एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC। एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, क्या निकालना है, टोटल इनकम, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और पेमेंट जो है वो दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 18, पेज नंबर है आपका 114, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन, computation of deduction available under section 80G। सैलरी 5,50,000 और ये कंप्यूटेड है, ठीक है। फिर है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A इज इक्वल्स टू 45,000, ग्रॉस टोटल इनकम 5,95,000,
तो अब आ गया 5,95,000 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। नहीं, डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A कर दो, अंडर चैप्टर 6A, क्योंकि 80C भी है और बाकी सारे डिडक्शंस भी है। तो सबसे पहला आपका है 80C, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ। कितना कंट्रीब्यूट किया है? तो कंट्रीब्यूशन किया है पीपीएफ में 5,000। और सेकंड है आपका 80G, डोनेशन। इसमें कर दो वर्किंग नोट नंबर 1। तो आपका आ जाएगा क्या? टोटल इनकम। और इसको कर देते हैं ऐसे। फिर यहाँ पर अपन ले लेंगे वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो सबसे पहले मैं लूंगी 100% अनलिमिटेड डिडक्शन। फर्स्ट उसमें क्या आएगा? नेशनल चिल्ड्रन फंड। नेशनल चिल्ड्रन फंड। नेशनल चिल्ड्रन फंड कितना हो गया आपका? 20,000। फिर है कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोष। कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोष आपका 7,500। फिर है कंट्रीब्यूशन टू क्लीन गंगा फंड। कंट्रीब्यूशन टू क्लीन गंगा फंड 2,500। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज 5,000। और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर DRO ड्रॉट रिलीफ फंड कितना हो गया आपका? 5,000। ठीक है। तो ड्रॉट रिलीफ फंड जो है वो आपका है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जो है आपका 10,000 में अपन लोगों ने उसको 50% किया हुआ है। 10,000 इंटू 50%, तो इसको ना अलग कर लेते हैं। 50% अनलिमिटेड डिडक्शन, तो ये ज्यादा बेटर वो है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने 100% अनलिमिटेड और 50% अनलिमिटेड वो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसको कर देते हैं टोटल अनलिमिटेड डिडक्शन टोटल। इज इक्वल्स टू 40,000।
तो यहाँ पर इसको मिल गया है 40,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ ATI। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो एडजस्टेड टोटल इनकम अपन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम में अपन लेते हैं पहले क्या बोलते हैं, GTI एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम। तो स्पेशल इनकम को छोड़ के अपनी GTI जो है वो क्या है, तो GTI एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, तो GTI एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम में 5,50,000 माइनस 45,000 इज इक्वल्स टू 5,95,000। तो यहाँ पर ले लिया हमने 5,95,000 GTI एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम। उसके बाद GTI एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम 5,95,000 माइनस ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट ATG, कि ATG को छोड़ के सारे डिडक्शन, तो 590, एक मिनट 550 है, 5,50,000 है और यहाँ पर है 5,000, 5,50,000 है, 5,50,000 और 5,000 रुपए ATC का डिडक्शन। तो आपका आ गया है ATI 5,45,000। 10% of ATI is equals to 54,500। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो डिडक्शन डोनेशन आएगी 100% में, वो कौन सी आएगी, तो वो आएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग। स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट किया है फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो कितना कंट्रीब्यूट किया हम लोगों ने, 30,000, और हमारे पास तो अभी अमाउंट कितना बचा हुआ है, 54,500। तो ये अपना 10% ऑफ ATI है, तो मैं पहले एडजस्ट कर लूंगी 100% जो डिडक्शन डोनेशन डिडक्शन मिलती है क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए डिडक्शन मिली हुई है। तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के लिए मिली हुई है 100% डिडक्शन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 30,000। तो यहाँ पर 30,000 पूरा मिल जाएगा। अब 54,500 माइनस 30,000 बचा कितना है, 24,500। तो माइनस अपना 50% डिडक्शन, तो 50% डिडक्शन आपको 54,500 विच एवर इज लोअर। अच्छा हाँ, तो 50% डिडक्शन में कहाँ पर है, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला एक्चुअल कितना है, तो एक्चुअल है आपका 25,000, और सेकंड आपका लिमिट अलाउड, तो कितना अलाउड है, 54,500 माइनस 30,000, 24,500, 54,500 माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू 24,500, विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर 25,000 और 24,500, विच एवर इज लोअर क्या हो जाएगा, 24,500। विच एवर इज लोअर दैट इज योर 24,500। तो यहाँ पर आपको मिलेगा और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल
इंस्टीट्यूशन 24,500। 24,500 तो लिमिट आई है आपकी इंटू 50%, 12,250। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हुआ 30,000 प्लस 12,250, तो टोटल हो गया इन दोनों का, अनलिमिटेड वालों का लिमिटेड डिडक्शन का टोटल हो गया प्लस 30,000 इज इक्वल 42,250, 42,250 टोटल आ जाएगा 42,250। इसको यहाँ माइनस कर देंगे, उसको वहां माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा, नहीं इसको माइनस नहीं, इसको टोटल ही कर देते हैं, तो यहाँ पर इसका टोटल आएगा 82,250। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 82,250 और ऊपर में आपका आ जाएगा 82,250। 87,250 माइनस 595, 5,07,750। ठीक है, और दिस इज व्हाट आवर इलस्ट्रेशन इज। नाउ कम टू योर क्वेश्चन बैंक। 80G जो है वो हमारा हो चुका है। अब अपन हम चार्ट बुक की तरफ देखें तो 80G जो है वो हमारा हो चुका है। अब उसके बाद कुछ हमारी मिसलेनियस सेक्शंस हैं जो हमको कवर करनी चाहिए। ठीक है, तो 80GG जो है वो क्या है, HRA के लिए, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप जो है वो रेंट के घर पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं, आपको HRA नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपको रिडक्शन नहीं मिल रही सैलरी में, लेकिन आप रेंट तो दे रहे हैं ना, तो आपको रेंट की रिडक्शन मिलनी चाहिए। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आपको रिडक्शन मिलेगी कहां पर, 80G में। मतलब जिनको HRA की रिडक्शन नहीं मिलती है उसको 80GG में रिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो रेंट पेड विदाउट HRA एग्जाम्पशन, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो 3 अमाउंट, तो यहाँ पर डिडक्शन जो है वो विच एवर इज लोअर मिलेगा। सबसे पहला 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और थर्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। ठीक है, 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ATI विच एवर इज लोअर। अब ATI का मतलब क्या है, एडजस्टेड टोटल इनकम मींस GTI एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम माइनस रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, कि GTI एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम को छोड़ के और चैप्टर 6 से रिडक्शन जो है वो आप माइनस करोगे, और इस टाइम पे एसएससी को कोई और हाउस जो है वो ओन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक्सेप्ट व्हाट योर 80GG, एक्सेप्ट 80GG, कि 80GG को छोड़ के आप सारी रिडक्शन जो है वो माइनस करोगे। तो 80 दिस इज योर 80GG। तो इसको हमने याद रखा है गैर घर का HRA, कि हमारा खुद का घर नहीं, रेंट का घर है, उसका हम क्या भर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो हमको डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो हमको जो गैर घर का हम पेमेंट कर रहे हैं उसका हम लोग को HRA तो नहीं मिल रहा है, तो HRA टाइप की डिडक्शन जो है वो यहाँ पर मिल रही है। 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड ATI, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ATI विच एवर इज लोअर। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नेक्स्ट फिर 3 सेक्शन साथ में है, 80GGA, GGB और GGC। ठीक है, बहुत ही इजी सेक्शंस हैं, इन पे कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको टोटल इनकम में पूछा जा सकता है। GGA जो है वो क्या बोलता है, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में डोनेट करते हो तो एलिजिबल असेसी कौन है, ऑल एक्सेप्ट द असेसी हैविंग PGBP इनकम, क्योंकि आपको तो साइंटिफिक रिसर्च में सेक्शन 35 में रिडक्शन मिल गई होगी।
अगर आप वहां पर नहीं मिल रही है तो हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं 100% रिडक्शन दे रहे हैं, बट नॉट एलिजिबल फॉर सेक्शन 25। बट कैश डोनेशन जो है वो 2000 से ऊपर का अलाउड नहीं, ठीक है। उसके बाद डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाय इंडियन कंपनी, कि पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करो तो पीजीबीपी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 100% रिडक्शन मिल जाएगी। और आप क्या होना चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, बट कैश डोनेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करते हो और आप इंडियन कंपनी हो तो आपको डिडक्शन कौन मिलेगा, 80GGB में। तो ये है आपका क्या, एलिजिबल असेसी। उसके बाद 80GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी अदर देन इंडियन कंपनी। डोनेशन किसको दे रहे, पॉलिटिकल पार्टी को, तो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी अदर देन इंडियन कंपनी। और ये क्या है आपका, फुल डोनेशन। एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी, आपको कब डिडक्शन मिलेगी, तो आपको मिलेगी एनी पर्सन, मतलब डिडक्शन किसको मिलेगी, एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी। यहाँ पर कैश डोनेशन अलाउड नहीं है। जीजीबी और जीजीसी में बिल्कुल भी कैश डोनेशन अलाउड नहीं है, जीजीए में सिर्फ 2000 तक का कैश डोनेशन अलाउड है, ठीक है। तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पीजीबी में हो तो वहां मिलेगी, वहां नहीं मिली तो यहाँ मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टी में इंडियन कंपनी को जीजीबी में मिलेगी, और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हो, इंडियन कंपनी है तो यहाँ मिलेगी, अदर देन इंडियन कंपनी है तो जीजीसी में मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग का एक होमवर्क आएगा, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 19 विच इज अबाउट 80GG गैर घर का एचआर है। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला डाल के बस आपको एग्जाम्पशन निकालनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है एचआरए वर्सेस आरएफए, इसको भी अपन स्किप कर रहे हैं। और अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, दैट इज व्हाट माय 80JJA विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या नाम है टॉपिक का, 80JJA। ना द न्यू सेक्शन इज कॉल्ड एज 80JJA। ये किसको मिलता है, ध्यान से समझना, ये उन लोगों को मिलता है कि अगर आप एक एम्प्लॉयर, ठीक है, और आप नए लोगों को हायर कर रहे हो, आप जॉब क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको प्रमोट करने के लिए डिडक्शन देती है, जिसको बोलते हैं 80JJA। तो क्या है, जॉब ज्वाइनिंग एक्सिलरेट अलाउंस, जॉब ज्वाइनिंग एक्सिलरेट अलाउंस, कि जब आप जॉब ज्वाइन करवाओगे ना तो आपका अलाउंस जो है वो एक्सिलरेट होगा, आपको बढ़ के मिलेगा, ठीक है, आपको जो रिडक्शन मिल रही है वो बढ़ के मिलेगी। तो अगर जब आप नए एम्प्लॉयज हायर करोगे तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी। किसको मिल सकती है, कोई पर्सन जो कि ऑडिट में है, क्योंकि ऑडिट में पता लगता है ना सर कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आपने एक्चुअली पेमेंट किया है, तो इसलिए किसको मिलती है, ऑडिटेड पर्सन को मिलती है। तो 80JJA टॉपिक का नाम है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, ठीक है। किसको मिलता है, एप्लीकेबल टू बिजनेसेस सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट 44AB हैविंग पीजीबीपी इनकम, जिनकी टैक्स ऑडिट हो रही है और पीजीबीपी की इनकम है उसके लिए, ठीक है, और जिसकी टैक्स ऑडिट हो रही है 44AB में और पीजीबीपी की इनकम हो रही है। अब नेक्स्ट, यहां पर डिडक्शन जो है वो किसको मिलेगी, तो डिडक्शन मिलेगी 30% ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, तो जितना आप सैलरी भरोगे उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अलाउड, अलाउड इन 3 consecutive assessment year starting from the assessment year to the previous year in which the employment is provided। मतलब मैंने इस साल जॉब प्रोवाइड की तो इस साल मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी, तो ये मेरा ईयर 1, फिर ईयर 2 और ईयर 3। तो यहां पर फायदा सिर्फ 1 साल के लिए क्या, नहीं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए आपको फायदा दिया जा रहा है। तो अगर आपने कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया है तो आपको 3 साल तक उसके खर्चे की डिडक्शन जो है मिल जाएगी 30% ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। अब कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन से एम्प्लॉय का मिलेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ इंक्रीज के बेसिस में मिलता है, ठीक है। तो अभी आप ध्यान रख लो कि डिडक्शन आपको 3 साल तक मिलती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स कि सर डिडक्शन जो मिल रही है 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, एक्चुअल में ये क्या है, 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की मिलती है, ठीक है। मतलब जो नए एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं उसको बोलते हैं एडिशनल एम्प्लॉय। तो नए एम्प्लॉय मतलब
एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब होता है टोटल इमोल्यूमेंट्स पेड टू एडिशनल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर्स, उसको बोलते हैं एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है? तो नए बिजनेस में ना एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होती है जितने एम्प्लॉय हमने टोटल में हायर किए हैं, क्योंकि पहले से कोई एम्प्लॉय थे क्या? नहीं। तो नए बिजनेस में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होती है एंटायर इमोल्यूमेंट, जितना आप पे कर रहे हो वो पूरा आपका रिडक्शन है। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उस केस में आपके एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होगी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल साल भर के स्टार्टिंग में, अगर आपके स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज थे 50, आपने फिर हायर किए थे 20 और 20 वापस आपको छोड़ के चले भी गए और एट द एंड आपके 50 ही बचे, तो क्या आपका रियल नंबर ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉय हुआ है क्या? नहीं। साल के स्टार्टिंग में भी 50 था, साल के एंड में भी 50 है, तो फिर उस केस में आपको एडिशनल एम्प्लॉय में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि साल के स्टार्टिंग में जितना था और साल के एंड में जितना है उन दोनों का डिफरेंस। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो आपके साल भर में बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। तो यही बोल रहा है कि हम आपका एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का सर नील मान लेंगे अगर कोई एक्चुअल इंक्रीज नहीं हुआ है इन दी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द ईयर एंड। ठीक है, तो नो एक्चुअल इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द ईयर एंड, कि कोई एक्चुअल इंक्रीज नहीं हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का एट द ईयर एंड। ठीक है, तो ये आपका है न्यू बिजनेस, और न्यू बिजनेस में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जितना आप टोटल में पे करोगे वो, और अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जितना आपका एक्चुअल नंबर ऑफ इंक्रीज हुआ है वो। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इमोल्यूमेंट्स जो है जो ऑल एम्प्लॉयज को पे किए जा रहे हैं वो बैंकिंग मेड में होना चाहिए, मतलब अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। कैश में पे करोगे तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर इंप्लॉइज नॉट ट्रीटेड एज एडिशनल एम्प्लॉयज, आपको एडिशनल एम्प्लॉय में कौन कौन से एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करना है, कौन से एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करना है? तो किसको काउंट नहीं करना है? सैलरी मोर देन 25,000। तो ये भाई बड़े एम्प्लॉय, इनको नौकरी ऐसे भी मिल जाती, कोई भी दे देता है। ठीक है, तो जिसकी 25,000 से सैलरी है, ज्यादा सैलरी है, वो नहीं आएंगे एडिशनल एम्प्लॉयज में। नेक्स्ट, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर वो एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में नहीं आएगा। एम्प्लॉय फॉर हुम गवर्नमेंट पेज फुल ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि अगर जिस ऐसे एम्प्लॉयज जिसका गवर्नमेंट जो है फुल ईपीएस भर रही है वो, और एम्प्लॉय वर्किंग मोर देन 240 डेज इन अ ईयर, कि एम्प्लॉय जो है वो वर्क कर रहे हैं अगर 240 दिन से ज्यादा, ऐसे एम्प्लॉयज जो 240 दिन से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सॉरी 240 दिन से कम काम कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज को रिडक्शन नहीं मिलेगी। और ये 240 दिन हो जाएगा 150 दिन अगर आप अपीयरल फुटवेयर या फिर मैन्युफैक्चरिंग या मतलब लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर आप इनका क्या है मैन्युफैक्चर हो, मैन्युफैक्चर ऑफ अपीयरल फुटवेयर लेदर इंडस्ट्री, तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 150 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉलोइंग एम्प्लॉयज विल नॉट बी ट्रीटेड एज एडिशनल एम्प्लॉयज। क्या बोला है यहाँ पर? सैलरी आपकी कितनी है? 25,000 से ज्यादा है, या तो आप आरपीएफ में कवर नहीं होते हो, या तो आप ऐसे एम्प्लॉय जिसका पूरा ईपीएस कंट्रीब्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, या तो एम्प्लॉय वर्किंग 240 डेज इन अ ईयर, कि जो 240 दिन से कम काम करते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या बोलते हैं, वो एडिशनल एम्प्लॉयज में नहीं होंगे। 240 दिन की लिमिट 150 दिन हो जाएगी फॉर अपीयरल फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है जो लिखा गया है, क्या बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने इस साल किसी एम्प्लॉय को हायर किया, उसने 240 दिन या 150 दिन कंप्लीट नहीं किए, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो बंदा जो है वो 240 दिन या 150 दिन जो है वो कंप्लीट कर लेता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर से आपको उसकी 3 साल की रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इस साल आपने हायर किया, इस साल उसने 240 या 150 दिन कंप्लीट नहीं किया, तो इस साल वो एडिशनल एम्प्लॉय में आया क्या? नहीं। लेकिन नेक्स्ट ईयर वो 240 दिन या 150 दिन कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट ईयर से 3 साल तक उसको रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, और इस सेक्शन में रिडक्शन तभी मिलेगी जब आप 44 में ऑडिट करवा रहे हो, तो ये आपकी मैंडेटरी कंडीशन है। सबसे ज्यादा मेन कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो है उसमें एडिशनल एम्प्लॉयज कौन होते हैं कौन नहीं होते, और ये 4 कंडीशन की कौन कौन से लोग जो है वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में काउंट नहीं होते हैं, जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, जो आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, या ऐसे एम्प्लॉयज जिनका ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, या फिर जो 240 दिन से कम एम्प्लॉयड है या 150 दिन से कम फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अपीयरल फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री। आई होप आई एम क्लियर। ओके,
नाउ कम टू द क्वेश्चन बैंक. ATJJAA. XYZ partnership. From the firm started its business on 1/4/2025. During the previous year 25-26, it appoints the following person. Following person को क्या करती है? अपॉइंट करती है. ऑन 1/4/2025 करंट ईयर में 4 एम्प्लॉइज को किया अकाउंटिंग स्टाफ सैलरी 20,000. 1 जून को 15 स्टाफ 25,000. 1 जुलाई को 15 स्टाफ 30,000 और 1 अक्टूबर को 25 स्टाफ हेल्पर्स 22,000. टोटल 59 एम्प्लॉइज. अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80JJAA फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इफ द टर्नओवर फॉर एक्स बाय जेड इन द 4 करोड़, मतलब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है. तो 80JJ का डिडक्शन JJAA का डिडक्शन तभी मिलता है जब आपको टैक्स ऑडिट लगती है. टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है? 1 करोड़ या फिर 10 करोड़. ठीक है. अब 1 अप्रैल को किया तो ऑब्वियसली 12 महीने के लिए काम हुआ है. 1 जून को किया है तो 4-5 गया 10 महीने. 1 जुलाई को किया है 4-5-6 9 मंथ्स. 1 अक्टूबर को किया है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स. अब 240 दिन मतलब यहाँ पर कितने दिन होंगे? लगभग 12. 1 मिनट, 12 इंटू 31 भी करते हैं एवरेज तो ये तो पूरा साल भर ऑब्वियसली होगा. 10 इंटू दिस करेंगे तो भी 330 दिन के हिसाब से तो हो जाएगा. और 9 इंटू 30 करेंगे तो आपका कितना होगा? 270 दिन. और अपने हो गया हुआ 240 दिन. तो यहाँ तक तो हो रहा है. ये लेस देन 240 डेज हो जाएगा. लेस देन 240 डेज. तो क्या इसकी रिडक्शन मिलेगी आपको? नहीं. यहाँ पे सैलरी ही 30,000 है तो क्या इसकी रिडक्शन मिलेगी? नहीं. 25,000 से ज्यादा में रिडक्शन नहीं मिलती है. तो इसका रिडक्शन नहीं मिल रहा है, इसका रिडक्शन नहीं मिल रहा है, ये दो कैंसिल हो चुके हैं. अब 20,000 और 25,000 तो 20,000 इंटू 4 एम्प्लॉय है इंटू 12 महीने तो आपका आ जाएगा 20,000 इंटू 4 एम्प्लॉय है इंटू 12 महीने इज इक्वल्स टू 9,60,000. अब 25,000 इंटू 15 एम्प्लॉय है इंटू 10 महीने इज इक्वल्स टू 25,000 इंटू 15 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 37,50,000. $47,10,000. क्वेश्चन नंबर क्या है? 27 ना. यस, 47,10,000 इज द करेक्ट आंसर. टोटल हुआ, ये कॉस्ट हुआ इंटू 30%. रिडक्शन कितनी मिलेगी? इसका 0.3 इज इक्वल्स टू 14,13,000. तो यहाँ पे आपको रिडक्शन मिलेगी 14,13,000. बनाना कैसे है इसको? तो बनाने के लिए सीधा आप आंसर बुक देख सकते हैं. कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल फॉर्मेट जो है वो दिया हुआ है. 27 कुछ नहीं, पर्टिकुलर्स है, नो है और नीचे आपको नोट. ठीक है. नाउ कम टू योर क्वेश्चन मैम. इलस्ट्रेशन नंबर 28. क्या बोलता है ये? मिस्टर ए हैज कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2025. He employed 350 new employees during the previous year 25-26. Details of whom are given below. ठीक है. कितने एम्प्लॉइज हायर किए? 350 एम्प्लॉइज. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 75. डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इतना है तो ये आ गया 12 महीने. रेगुलर दिस 125 1 मई तो 11 महीने. 1 अगस्त 4 5 6 7 4 चले गए 8 बार 8 महीने 3 ना 5 अगस्त सितंबर ठीक है. सितंबर 9 9 10 11 12 तो 7 महीने हुए ना. ठीक है. अब पहली बात, ये जो है वो क्या है? कैजुअल एम्प्लॉय है और हम लोग क्या लेते हैं? रेगुलर एम्प्लॉयज का लेते हैं. तो कैजुअल एम्प्लॉय का अपन नहीं लेंगे.
ये अपन 24,000 ले लेंगे, 25,000 से ज्यादा है तो ये भी अपन नहीं लेंगे। उसके बाद और 240 दिन से कम, तो सितंबर कितना होता है 30, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 212 दिन ही हो रहे हैं और 240 दिन से कम, तो ये भी आपका जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द रेगुलर एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, कि रेगुलर एम्प्लॉइज आरपीएफ में पार्टिसिपेट करते हैं व्हाइल द कैजुअल एम्प्लॉइज डू नॉट, इसलिए हमने कैजुअल एम्प्लॉइज नहीं लिया। कंप्यूट रिडक्शन इफ एनी अवेलेबल टू मिस्टर ए फॉर असेसमेंट एट 26-27 इफ द प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर दैट इज 75 लाख एंड टोटल टर्नओवर इज 2.6 करोड़, मतलब ऑडिट में आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ए हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर इन 1/4/2025, कि अगर ये होता तो क्या आंसर होता। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज की रिडक्शन मिलने वाली है, 24,000 इंटू कितने एम्प्लॉइज हैं, 75 एम्प्लॉइज इंटू 12 मंथ्स, आंसर आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 2,16,00,000, 2.16 करोड़ इंटू 0.3 अगर कर देंगे तो आ जाएगा 64,80,000। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 64,80,000। नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि उसने मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर किया है, तो ये 240 दिन की लिमिट कितनी हो जाएगी, 150 दिन, तो अपन ये वाला भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इंक्लूड करेंगे तो सैलरी कितनी है 24,000, 24,000 इंटू एम्प्लॉयज कितने हैं 100 इंटू मंथ्स कितने हैं 7, आंसर आ जाएगा आपका 24,000 इंटू 100 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 1.68 करोड़ इंटू 30% अगर अपन लेंगे इंटू 30% तो आपका आंसर आ जाएगा इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू 50,40,000, 50,40,000। ठीक है, तो 50,40,000 रुपए जो है वो आ जाएगा, और ऊपर में ये आया है 64,80,000 ना, 64,80,000, आपका टोटल आ जाएगा 1,15,20,000, टोटल आ जाएगा 1,15,20,000। आई होप आई एम क्लियर, आपको डिडक्शन समझ आ रही होगी। बहुत इजी है इसके क्वेश्चंस और ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्या बोलता है ये, मिस्टर सत्या, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो आपको डेफिनेटली जो है एग्जाम में करके जाना चाहिए। नेक्स्ट, मिस्टर सत्या, a manufacturer of goods in a factory located in Navi Mumbai, on 1st April 2025 there was 120 workmen engaged in the factory. Due to the increase in demand of his products, he employed 140 workmen during the previous year, which included, तो 120 थे और 140 और नए हायर किए, 15 कैजुअल वर्कमैन, 25 कॉन्ट्रैक्ट लेबर, 40 वर्कमैन एम्प्लॉयड ऑन 20 अप्रैल 25 एंड 35 वर्कमैन एम्प्लॉयड ऑन 1 मई 25 एंड 25 वर्कमैन एम्प्लॉयड ऑन 1 अगस्त 2025। Compute the deduction available under section 80JJAA if available to Mr. Satya for assessment year 26-27. If wages are paid to each worker at the rate of 3,000 per month and his profit from manufacture of goods is 5.5 lakh and turnover is 2.5 करोड़, तो बस वो यही बताना चाह रहे हैं कि ऑडिट में है। ठीक है, नाउ इफ आई कम टू द आंसर बुक देन यू विल सी कि यहां पर ना उसने क्या किया है, पहले बोल दिया कि कैजुअल वर्कर्स जो है वो अलाउड नहीं, तो कैजुअल वर्कर का लेंगे क्या, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स जो है वो नॉट एलिजिबल ड्यू टू आरपीएफ, की जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं वो भी नहीं आते हैं, तो वो लोग दोनों आरपीएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैजुअल लेबरर और कॉन्ट्रैक्ट लेबरर दोनों क्या एलिजिबल है आरपीएफ के लिए, नहीं, तो इन दोनों की रिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं। उसके बाद 40 वर्कमैन एम्प्लॉयड ऑन 20 अप्रैल 2025, 20 अप्रैल को 40 वर्कमैन एम्प्लॉय किए थे, तो 3,000 का हमने को 20 अप्रैल का बेटा अपने को 11 दिन का जो वेज है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 11/30 प्लस 3,000 इंटू 11/40, यहां पर उसने एम्प्लॉय कब किया है,
ये जो 3000 इंटू 11/30 कितने दिन का वेज है, तो ये 11 दिन का वेज है। और ये 3000 इंटू 11 मंथ्स, ये 11/14 है, ये 11 मंथ्स का है, तो उसका कितना आएगा 33,000। तो यहाँ पर अपने पास टोटल 33,000 प्लस 1100 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 34,100। 34,100 इंटू 40 वर्कमैन एम्प्लॉयड थे, तो आपका आ गया है 13,64,000। तो दिस इज 3000 इंटू 11/30 प्लस 3000 इंटू 11 मंथ्स। तो बचा हुआ 11 मंथ का अपन वो कर लिया, और ये इंटू 40 है तो वो आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 35 वर्कमैन एम्प्लॉयड ऑन 1 मई 2025। तो 1 मई 2025 है यहाँ पर, तो 3000 इंटू मई में किए हैं यहाँ पर, तो आपका 11 मंथ्स, तो 3000 इंटू 11 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 11,55,000। ठीक है, फिर 25 वर्कमैन एम्प्लॉयड ऑन 8 अगस्त, तो ये लेस देन 240 डेज है, इसलिए इसको क्या ले लेंगे, नील ले लेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो यहाँ पर सिंस यहाँ पर बीच में भी क्या बोलते हैं, अगर एम्प्लॉय हायर हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा उस डेज का, कि उस मंथ का कितना रेम्यूनरेशन है और बाकी मंथ का कितना रेम्यूनरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल आ गया इतना, इसमें 30% ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 15 प्लस 25 कितना हो गया, 15 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 25 इज इक्वल टू 140। तो ये जो बोल रहे हैं ना 140 न्यू वर्कमैन एम्प्लॉय किए थे, तो वो पूरा का पूरा 140 जो है वो यहाँ पर कवर हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं समराइज कर दूं तो आपको याद रहना चाहिए कि आरपीएफ में ना कैजुअल आते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स आते हैं। फिर 40 वर्कमैन एम्प्लॉयड और 20 अप्रैल को अप्लाई हुए हैं 40 वर्कमैन, तो 11 दिन का अलग निकलेगा, 22वें दिन का अलग निकलेगा। 35 वर्कमैन 1 मई को हुए, तो डायरेक्ट अपने को 11 मंथ लेना है, 35 से इंटू करना है, और 8 अगस्त में 240 दिन से कम हो रहा है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, so this is how we have completed what your ATJJAA, and this is one of the important topic asked in exam. ठीक है, now come to your textbook and come to the again one of the important topic that is called as what your ATQQB। सी अभी अपन जितने भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सारे जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका ATQQB और ATRR। ठीक है, QQB भी रॉयल्टी का है, RRB भी रॉयल्टी का है। तो QQB है रॉयल्टी का ऑथर ऑफ बुक्स, की बुक्स की ऑथरशिप में जो है वो क्या है लगेगा, QQB लगेगा, और RRB जो है वो पेटेंट्स का है। तो QQB किसके लिए, बुक्स के लिए, RRB किसके लिए, पेटेंट्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम हुई है रॉयल्टी की, या फिर आपको रॉयल्टी की इनकम हुई है बुक से, या फिर आपको रॉयल्टी की इनकम हुई है पेटेंट से, और आपकी टैक्सेबल हुई है इंडिया में, आप टैक्स पे कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, क्या बोलता है ये, एलिजिबल असेसी रेसिडेंट इंडिविजुअल की ये एलिजिबल है, डिडक्शन अलाउड लोअर ऑफ एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड और 3 लाख विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो जितना आपको मिला है और 3 लाख विच एवर इज लोअर। नोट, फर्स्ट आपको जो रॉयल्टी टैक्सेबल होगी वो IFOS में होगी, कितनी होगी, जितनी रॉयल्टी रिसीव हुई है माइनस एक्सपेंस इनकर्ड, और सेकंड आपको डिडक्शन अलाउड होगा कहां पर, ATQQB में। ठीक है, और टेक्स्ट बुक रॉयल्टीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी, कि अगर आपने कोई टेक्स्ट बुक बनाई है और उसकी आपको रॉयल्टी मिल रही है तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, नाउ ATRRB में आएगा आपका एलिजिबल असेसी अगेन इंडिविजुअल रेसिडेंट और लोअर ऑफ एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड और 3 लाख व्हिचएवर इज लोअर सेम। ठीक है, नाउ एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव का मतलब क्या होता है, तो विच इज रिसीव्ड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। आपको 6 महीने के अंदर अगर फॉरेन करेंसी है तो 6 महीने में इंडिया में रिसीव हो चुकी है। अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिल रही है तो आपको जो अमाउंट रिसीव है वही एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव है, और अगर आपको लमसम अमाउंट नहीं मिल रहा है तो एलिजिबल रॉयल्टी होगा 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, कि 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड जो है वो ले लेंगे। ठीक है, अगर रॉयल्टी जो है वो इंडिया के बाहर अर्न की गई देन रिडक्शन अलाउड ओनली इफ सच रॉयल्टी इज ब्रॉट इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और टाइम अलाउड बाय RBI। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि
अगर आपने रॉयल्टी जो है वो इंडिया के बाहर अर्न की है तो उस केस में आपको डिडक्शन कब मिलेगी कि जब आप क्या करोगे, सच रॉयल्टीज ब्रॉट टू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, कि 6 महीने के अंदर आपको उसको इंडिया में लेके आना है फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और टाइम अलाउड बाय आरबीआई विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रही हूँ क्या, टैक्सेबिलिटी ऑफ रॉयल्टी, ये और ये जो है वो सेम है। तो रॉयल्टी टैक्सेबल कैसे होगा, तो IFOS रॉयल्टी अर्न जितना है माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड टैक्सेबल अमाउंट, और QQB RRB में रिडक्शन कैसे मिलेगी, एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव माइनस एक्सपेंस इनकर्ड और 3 लाख विच एवर इज लोअर। I hope I'm clear. So this is what your AT, QQB and RRB is. Eligible royalty receive or 3 lakh whichever is lower, and this is most important कि IFOS पर टैक्सेबल होगा जो भी आपका रॉयल्टी और एक्सपेंस इनकर जो भी है, और यहाँ पर एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव और 3 लाख whichever is lower। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन बैंक। क्या बोलता है ये, मिस्टर शिव हैज ऑथर्ड द फॉलोइंग बुक्स, शिव ने क्या किया, ऑथर किए फॉलोइंग बुक्स, हैज रिसीव द फॉलोइंग रॉयल्टी pertaining to the previous year, compute the total income in light of the following information if he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided in the section 15 base। अब बुक का डिस्क्रिप्शन, आर्ट ऑफ लिविंग है, एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक रिडक्शन मिलती है क्या, नहीं मिलती। रॉयल्टी अर्न ऑन बुक्स कितना है, 2 लाख 13 लाख। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अर्निंग रॉयल्टी 20,000 2.5 लाख। रॉयल्टी परसेंटेज वैल्यू, तो आपको लमसम नहीं मिल रहा, आपको परसेंटेज में मिल रहा है 20% या फिर 14%। आपको क्या निकालनी, टोटल इनकम निकालनी। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 30। 30 पेज नंबर क्या है आपका, तो 30 पेज नंबर है 120। टोटल इनकम निकालनी है ना। पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स हो गया, नोट हो गया, अमाउंट हो गया। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, रॉयल्टी अर्न्ड, तो कितनी रॉयल्टी अर्न की है, 2 लाख प्लस 13 लाख 15 लाख, माइनस एक्सपेंस इनकर्ड 20,000 प्लस 2.5 लाख 2,70,000। GTI is equals to 12,30,000 माइनस रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB, माइनस रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। रिडक्शन आपको मिलती है कितनी, तो आपको मिलती है फर्स्ट एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड माइनस एक्सपेंस। ठीक है, अब एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव कौन सी है, तो एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड है बेटा आपका कि 20%। ठीक है, तो रॉयल्टी अर्न ऑन बुक्स 2 लाख अगर 20% है, 2 लाख अगर 20% है तो इंटू 15% कितना होगा,
इज इक्वल्स टू 1,50,000। तो 1,50,000 एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड है, माइनस एक्सपेंस हुआ है उनका 20,000, तो कितना आ गया 1,30,000। तो एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव कितना हो गया 1,30,000। और सेकंड आपका है क्या एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड, और सेकंड आपका है क्या एक्चुअल एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड और एक्चुअल अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर, 3 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, maximum 3 lakh whichever is lower, which is 1,30,000। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 1,30,000 माइनस कर देंगे अपन, तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 12,30,000 माइनस 1,30,000 इज इक्वल्स टू 11 लाख। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी 11 लाख। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट बच्चे इसमें भी गलती कर जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, मिस्टर आकाश रिसीव्ड द रॉयल्टी ऑफ 2,88,000 फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री for a book authored by him. Being a work of literary nature, the rate of royalty is 8% of value of books. Sorry, 18%. The rate of royalty कितना है 18% of value of books. The expenditure incurred by him for earning this royalty is 40,000. कि expenditure incurred कितना है तो वो है आपका 40,000. The amount remitted to India till 30 September is how much 2,30,000. इंडिया में मिला कितना है 2,30,000. The remaining amount was not remitted till 31 मार्च 2026. Compute the deduction available to gross total income of Mr. Akash and the amount of deduction which he will be eligible under section 80 QQB if he exercises the option of shifting out of default tax regime provided under section 105 BAC. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द अमाउंट इंक्लूडेबल इन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आकाश। ठीक है, कि यहाँ पर आपको कितना अमाउंट जो है वो इंक्लूडेबल होगा जीटीआई में, एंड अमाउंट डिडक्शन अवेलेबल इन क्यूक्यूबी, क्यूक्यू में डिडक्शन जो है वो कितनी मिलने वाली है। तो अर्न किए कितनी 2,88,000। तो अमाउंट इंक्लूडेड इन जीटीआई, जीटीआई में इंक्लूड कितना होगा, अमाउंट इंक्लूडेड इन जीटीआई, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा 2,88,000 माइनस एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड इज 40,000, 40,000 इज इक्वल्स टू 2,48,000 और 80 QQB में कितना मिलेगा। तो फर्स्ट आपका क्या है, तो फर्स्ट आपका है एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड माइनस एक्सपेंस इनकर्ड, और सेकंड आपका है क्या मैक्सिमम 3 लाख whichever is lower। अब अगर आप चार्ट बुक के अंदर देखोगे तो हमने इसको एक तरीके से एक्सप्लेन किया है। हम क्या बोलते हैं कि एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड माइनस एक्सपेंस इनका 3 लाख whichever is lower। अब यहाँ पर क्या बोला है कि अगर रॉयल्टी इंडिया के बाहर अर्न है तो डिडक्शन इज अलाउड ओनली इफ सच रॉयल्टी इज ब्रॉट टू इंडिया एंड कन्वर्टेबल इन फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और टाइम अलाउड बाय आरबीआई एज द केस में बी, कि 6 महीने के अंदर जो है वो पैसा जो है वो क्या हो जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज साफ साफ लिखी हुई है कि एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव का मतलब है अगर लमसम मिल रहा है तो अमाउंट रिसीव, और लमसम नहीं मिल रहा है तो अप टू 15% ऑफ वैल्यू सोल्ड। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव माइनस एक्सपेंस इनकर्ड, तो एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव कितना होना चाहिए 15% ऑफ दिस,
ठीक है, तो ये खुद 18% है, तो 15% कितना होगा? तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 2,88,000 जो है बेटा वो क्या है 18% है। हम लोग को कितना चाहिए 15%, क्योंकि नॉट लमसम है, तो आपका आ जाएगा कितना 2,40,000। बट रिसीव कितना हुआ है? रिसीव्ड हुआ है आपको 2,30,000। तो 2,40,000 और 2,30,000 विच एवर इज लोअर कितना हो गया 2,30,000। तो यहाँ पर आप लोगे 2,30,000 माइनस एक्सपेंस इनकर्ड। कितना खर्चा हुआ है आपका 40,000 रुपए। 40,000 आप माइनस कर दोगे तो आएगा कितना 1,90,000। अब 1,90,000 और 3,00,000 विच एवर इज लोअर कितना हो गया 1,90,000। तो 2,48,000 रुपए उसकी इनकम हो गई, माइनस 1,90 का उसका क्या बोलते हैं डिडक्शन हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,48 माइनस 1,90,000 इज इक्वल टू 58,000। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो IFOS में आप इंक्लूड करोगे 2,48,000 और 1,90,000 की डिडक्शन मिलेगी, तो आपका इनकम आएगा 58,000। अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि यही अगर इनकम है तो। ठीक है, नाउ TTB, तो TTB के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार वो पढ़ना पड़ेगा अपना टेक्स्ट बुक। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज ATTTA और TTB। तो TTA किसके लिए है सर? तो TTA ना सर है सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट के लिए, बट नॉन सीनियर सिटीजन। तो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है TTA, TTB है सीनियर सिटीजन के लिए। अब TTA में क्या अलाउ होता है, मतलब नॉन सीनियर वालों को क्या अलाउ होता है? नॉन सीनियर को अलाउ होता है सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट फ्रॉम बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और या पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट। मतलब जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है ना सिर्फ वही अलाउ होगा, बाकी बैंक अकाउंट अगर FD RD का इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। ठीक है, एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल HUF डिडक्शन मैक्सिमम 10,000, नॉट एप्लीकेबल फॉर टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और RD, ओनली एप्लीकेबल टू सेविंग अकाउंट। डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड नॉट बी अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन और नॉट अवेलेबल टू पर्सन कवर्ड इन ATTTB। अगर आपको ATTTB में मिल रहा है तो TTA में नहीं मिलेगा। ठीक है, ATTTB में डिपॉजिट सीनियर सिटीजन को डिडक्शन मिलेगी उसके इंटरेस्ट की। तो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हुज GTI इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। अब ये डिपॉजिट का मतलब सेविंग बैंक भी हो सकता है, ये FD भी हो सकता है, ये RD भी हो सकता है, कोई भी टाइप का इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, रिडक्शन अलाउड मैक्सिमम कितना है 50,000 रुपीज। TTA में कितना मिलता है 10,000, TTB में कितना मिलता है 50,000। कॉमन फॉर TTA एंड TTB इफ डिपॉजिट हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म AOPBY नो रिडक्शन इज अलाउड टू पार्टनर और मेंबर। अगर इनके बिहाफ में रखा गया है डिपॉजिट तो रिडक्शन जो है वो पार्टनर या मेंबर को नहीं मिलेगी। आई होप आई एम क्लियर। ATTTA एंड TTB। नाउ क्या बोलता है ATTTB? मिस्टर ए अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज्ड 61 ईयर्स, तो TTB एप्लीकेबल हो जाएगा। हैज अर्नड बिजनेस इनकम ऑफ 1,35,000, लॉटरी इनकम ऑफ 1,20,000, also previous year 25-26, also earned an interest on fixed deposit of 30,000 with bank. He invested an amount of 1,50,000 in PPF. What is the total income of A if exercise the option of shifting out of default tax regime? तो यहाँ पर ना उसको पहले मिलेगा ATC में PPF वाला 1,50,000 और ATTB में मिलेगा ये 30,000 है ना, तो 30,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो मैक्सिमम 50 है, 50 से कम कितना भी मिल सकता है। तो आपको क्या निकालना, क्या है आपको निकालना है टोटल इनकम ना। तो टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले क्या बोलता है बिजनेस इनकम। PGBP है आपका 1,35,000। लॉटरी IFOS है आपका 1,20,000। FD का इंटरेस्ट, और FD मतलब एक और IFOS है आपका 30,000 का FD। टोटल 1,35,000
प्लस 1,20,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 2,85,000 माइनस 80C 1,50,000। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो आपकी लॉटरी इनकम है ना उसके अगेंस्ट में आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको 1,50,000 2,85,000 अगर आपका है 2,85,000 उसमें लॉटरी कितना है 1,20,000 तो सिर्फ 1,65,000 के अगेंस्ट में आपको रिडक्शन मिल जाएगी। तो 165 में से 150 मैंने क्या ले लिया है 80C तो बचा कितना है 15,000 तो मुझे मिलेगा माइनस 80 TTB मैक्सिमम कितना मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 15,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मेरा टोटल इनकम आएगा वो मेरी क्या आ जाएगी लॉटरी इनकम दैट इज 1,20,000। स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हो गया 80 TTA TTB ये सारी चीजें जो है वो हो चुकी है। नाउ congratulations guys we have completed our chapter on deduction कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अपने कंप्लीट कर लिया है। मतलब शार्ट बुक की तरफ से अगर अपन देखें तो अपन लोगों ने ये वाला जो पार्ट है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से ये कंप्लीट कर लिया। बट हमारा क्या बचा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA कि हमको प्रॉफिट में SEZ के प्रॉफिट में क्या मिलेगा डिडक्शन मिलेगा। मतलब जो लोग SEZ में बिजनेस कर रहे हैं और वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको प्रॉफिट में डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है सर। तो आओ पढ़ते हैं प्रोविजन क्या बोलता है टेक्स्ट बुक। अब SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन applicability deduction is available to assessee who meet the specific timeline condition. Assessee must have taken approval up to 31 मार्च 2020 और प्रोडक्शन चालू हो चुका है 31 मार्च 2021, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइडिंग सर्विस अप टू 31 मार्च 2020। आज आप SEZ का अप्रूवल ले सकते हो क्या, आपको डिडक्शन मिलेगी क्या, SEZ का अप्रूवल मिल जाएगा पर डिडक्शन आज के डेट में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब डिडक्शन अंडर चैप्टर 10AA इज एडजस्टेड एंड फॉलोइंग अंडर ऑर्डर इन कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम। GTI माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से माइनस 10AA इक्वल्स टू व्हाट योर टोटल इनकम। और वही नॉर्मल पॉइंट की डिडक्शन कभी भी आपकी टोटल इनकम को एक्सीड GTI को एक्सीड नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कितनी डिडक्शन हो गई कि उसी को हम लॉस क्लेम कर रहे हैं करके, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अब सर डिडक्शन जो है वो मिलेगी कितनी कितनी मिलेगी, तो फर्स्ट 5 इयर्स में आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, फर्स्ट 5 इयर्स में आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू PGBP ऑफ SEZ यूनिट। और उसके बाद के नेक्स्ट 5 ईयर में 6 to 10 इयर्स में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, तो जो फॉर्मूला है उसके आगे 50% लगा दोगे, ठीक है। और उसके बाद 11 से 15 साल में आपको मिलेगा लोअर ऑफ द टू, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका 50% ऑफ फर्स्ट 5 इयर्स में 100%, फिर 50 इयर्स फिर 50, और आपको रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगी ये ध्यान रखना है एक्सपोर्ट में। मतलब SEZ में भी एक्सपोर्ट होना चाहिए, अगर SEZ से भी आप डोमेस्टिक कर रहे हो तो क्या रिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर आगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, कंडीशन क्या है to claim the deduction the export proceeding must be brought back in India or deposited elsewhere in the specific condition. The amount must be brought back to India within 6 months from the end of the previous year. 6 महीने में इंडिया में पैसा वापस लाना है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लाना है, या तो एक सेपरेट अकाउंट RBI के अप्रूवल से आप बाहर खोल के उसमें पैसा जमा करा सकते हो, ठीक है। अब यूटिलाइजेशन ऑफ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व RAR कि जो आप ये है ना री इन्वेस्टमेंट अलाउंस में पैसा डाल रहे हो इस पैसे को यूज कैसे करना है उसकी बात चल रही है। तो ये आपका है इट इज ट्रांसफर कर रहे हो तो मस्ट बी यूज फॉर एक्वायरिंग न्यू प्लांट एंड मशीनरी, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है पुरानी नहीं खरीदनी है, और ये 5 साल के लिए 5 साल के अंदर इसको आपको यूज कर लेना है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी शुड बी पुट टू यूज विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रिजर्व इज क्रिएटेड, 3 साल के अंदर आपको क्या बोलते हैं पुट टू यूज कर लेना है, ठीक है।
और अगर आपने मिसयूज किया या नॉन यूटिलाइजेशन किया तो आपको डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, जैसे हर केस में होता है वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट वापस से दिया हुआ है। ओह हाँ, क्या चीजें नहीं आएगा, तो क्या नहीं आएगा, फ्रेट नहीं आएगा, टेलीकम्युनिकेशन नहीं आएगा, इंश्योरेंस नहीं आएगा, और एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई सर्विस प्रोवाइड करो तो वो नहीं आएगा। कैश कंपनी ये भी नहीं आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, मतलब टर्नओवर में कुछ भी नहीं आएगा ना, एक्सपेंस इधर वाले आएंगे और इधर वाले भी नहीं आएंगे, मतलब ये इनकम है वो भी नहीं आएगी टर्नओवर में, और ये एक्सपेंस है वो भी नहीं आएंगे। आई होप इट इज क्लियर। मेन जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, ये डब्बा। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 35 क्या बोलता है ये, रुद्रा लिमिटेड इज वन यूनिट एट एसईजेड एंड द अदर यूनिट एट डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो जो नॉर्मल एरिया होता है जो एसईजेड नहीं होता है उसको अपन बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ठीक है, दी कंपनी प्रोवाइड दी फॉलोइंग डिटेल्स फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 कि जो एसईजेड यूनिट है उसका टोटल सेल, डीटीए यूनिट का सेल, एक्सपोर्ट सेल और नेट प्रॉफिट। अगर मैं एसईजेड लूं और डीटीए, ठीक है, कैलकुलेट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इन दी फॉलोइंग सिचुएशन। सी ये वाला तो रेलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि हम लोग को डिडक्शन सिर्फ कहाँ मिलती है, एसईजेड में मिलती है। ठीक है, तो इफ द हाँ, इफ बोथ यूनिट वाज सेट अप एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑन 25 मई 2019, तो अगर मई 2019 में स्टार्ट किया है तो 19 20 21 19 20 2000, तो 2020 21 22 23 24 25, हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6th ईयर है हमारा, तो ये 50% डिडक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलेगी 80 लाख इंटू 4.6 करोड़ डिवाइडेड बाय 6 करोड़ इंटू 50% इज इक्वल्स टू फर्स्ट का आंसर, और सेकंड का आंसर में डायरेक्टली आ जाएगा, मतलब ये जो है वो सेकंड का आंसर होगा। तो 80 लाख इंटू 4.6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज इक्वल्स टू 61,33,333, तो 61,03,333 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 30,66,667, 30,66,667 एंड एक मिनट, सी अगर क्वेश्चन यही होता तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होता, बट क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर दी है। क्वेश्चन ने क्या मिस्टेक की है, तो क्वेश्चन ने मिस्टेक की है कि ये जो है ना वो एसईजेड नहीं, ये रुद्रा लिमिटेड है। तो रुद्रा लिमिटेड की दो है, एक डीटीए यूनिट है, एक एसईजेड यूनिट है। तो जब मैं रुद्रा लिमिटेड में से डीटीए को माइनस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, एसईजेड यूनिट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 करोड़ माइनस 2 करोड़, 4 करोड़ एसईजेड है, 4.6 माइनस 1.6, और एक्सपोर्ट सेल्स कितना है 4.6 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 3 करोड़, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 लाख। तो ये जो है वो चेंज हो जाएगा। एसईजेड की डिटेल में यहाँ पर अपन कितना लेंगे, तो यहाँ पर अपन लेंगे 60 लाख इनटू एक्सपोर्ट सेल कितना है 3 करोड़, टोटल कितना है 4 करोड़ इंटू 50%।
और सेम चीज यहाँ पर होगी 60 lakhs इंटू 3 करोड़ डिवाइड बाय 4 करोड़। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 60 lakhs इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 45 लाख। तो यहाँ पर डिडक्शन आपको मिलेगी 45 लाख की, और यहाँ पर मिलेगी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 22,50,000। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज कर लेना, इसको कर लेना रुद्रा लिमिटेड, और यहाँ पर डीटीओ और SEZ। आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा उसमें सारी चीजें चेंज अपडेटेड मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 34 क्या बोलता है, नथान एविएशन लिमिटेड इज रनिंग 2 इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, वन इन SEZ जिसका 5th ईयर ऑफ ऑपरेशन चल रहा है मतलब 100%, और एक नॉर्मल में है। ब्रीफ समराइज डिटेल दी गई है। कंप्यूट दी बिजनेस इनकम ऑफ द असेसी, आपको बिजनेस इनकम निकालना है। ठीक है, अब SEZ में कौन सा है, ये वाला, ये SEZ है, ये नॉर्मल है। डोमेस्टिक टर्नओवर इतना है, एक्सपोर्ट टर्नओवर इसका नील है। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 20 और 10, तो आपकी जो टोटल इनकम हो गई वो कितनी हो गई, नहीं GTI हो गया वो कितना हो गया 30 लाख। GTI इज इक्वल टू कितना 30 लाख, कहां से आया 20 लाख प्लस 10 लाख। एक्सपेंस डेप्रिसिएशन 7 और प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम यूनिट 13 और 4, और लॉस जो है वो आपका है 2 लाख रुपए। तो एक काम करते हैं ना, पूरा ही माइनस कर देते हैं। तो आपका GTI माइनस करने के बाद 13 प्लस 4 कितना हो गया, 13 4 17 लाख, और माइनस 2 लाख इज इक्वल्स टू फाइनल आपका आंसर कितना आ गया 15 लाख। तो जो आपकी तो यहाँ पर आपकी GTI कितनी आ गई है 15 लाख। कैसे निकाला, 13 प्लस 4 कितना होगा 17, माइनस 2 कर दिए तो कितना हो गया 15 लाख। माइनस डिडक्शन, अगर मैं डिडक्शन माइनस कर रही हूं तो ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है 13 लाख इंटू 120 लाख मेरा क्या है एक्सपोर्ट सेल्स है, और डोमेस्टिक 10 है, टोटल कितना हो गया 130 लाख। तो मेरा डिडक्शन आ गया 13 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 130 इज इक्वल टू 12 लाख। तो 12 लाख रुपए डिडक्शन आ गई, 15 माइनस 12, तो मेरी इनकम कितनी आ गई 3 लाख। तो मेरी टोटल इनकम कितनी आ गई है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो जब भी आप SEZ के डिडक्शन निकालो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको डिडक्शन सिर्फ SEZ के एक्सपोर्ट में मिलेगी। ठीक है, डोमेस्टिक में तो मिलती ही नहीं, और SEZ के भी डोमेस्टिक में नहीं मिलती, सिर्फ किस में मिलती है एक्सपोर्ट में मिलती है। बाकी जो टॉपिक है वो बहुत ईजी है। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 33, एंड आई होप आप इसको कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द सीरीज, एंड if you guys are facing any problem then you can comment down below the क्या बोलते हैं वीडियो। प्लस इसमें जो स्पेशल इनकम के क्वेश्चंस हैं, मतलब जो डिडक्शन के क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसे कुछ खास नहीं है। ठीक है, मतलब नॉर्मल लेवल के हैं। अगर आप इसको स्किप करके आगे भी बढ़ जाते हो तो चल जाएगा, क्योंकि जब आप टोटल इनकम पढ़ोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। सिर्फ ये एक प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं। तो 4-5 क्वेश्चंस जो मैंने ऐसे डाल दिए हैं, आपको लगता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।